Hello all, a very warm good morning to all of you. So I welcome you to the today's Business Standard newspaper analysis that is of 24th of November. Rahul Kopulwar, your faculty here for general awareness. So some of the topics that we will be discussing today is with respect to cyber attack on UCO Bank. So this news we have studied in the terms of IMPS. So that time we have discussed what is the difference between IMPS, RTGS and NEFT. Next is we're gonna study about the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Everything about the IBC 2016 we will be studying today. Then comes the news on the IBC. So this news is with respect to Go Air. Something is with respect to Go Air is going on that we will be studying further. Next is there is some data published by Knight Frank according to the WHO. Then there is one statement given by UNICEF regarding Gaza. Then comes the Asian Development Bank and the agreement between L&T Finance. So Asian Development Bank has given 125 million US dollar to L&T Finance. So what L&T Finance will do, we'll study in the slides, we'll study in the lecture. So without wasting any further time, let's begin with our first news. So first news is with respect to IBC. First of all, you must understand what is the difference between SURFACI and IBC. ठीक है, पहले तो एक बात ये समझ लो, सरफेसी एक्ट कब आया था? सरफेसी एक्ट आपका आया था 2002 में. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड कब आया था? 2016 में. सरफेसी में क्या बोला था? सरफेसी में ऐसे, पहले तो समझ लो क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है. क्रेडिटर्स मतलब क्या यार? ऐसे एंटिटीज जो एक बंदे को या फिर किसी को भी लोन दे रहा है उसको आप क्रेडिटर्स बोलोगे. जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, ये क्रेडिटर्स हो गए क्योंकि लोन दे रहे हैं. लोन लेने वाला बंदा इज नोन एज डेटर. लोन लेने वाली कंपनी इज नोन एज डेटर. ठीक है, रिलायंस ने अगर लोन लिया, रिलायंस इज अ डेटर. राहुल ने अगर लोन लिया, राहुल इज अ डेटर. चलो, तो सरफेसी में क्या बोला था और आईबीसी में क्या बोला गया है? सरफेसी में ना, जो आपके क्रेडिटर्स है उनको बस सिक्योर्ड लोन्स से अपना पैसा रिकवर करने की पावर दी गई थी. किस तरह के लोन्स को? सिक्योर्ड लोन्स को ही रिकवर करने की पावर दी गई थी टू दी क्रेडिटर्स अंडर द सरफेसी एक्ट. आईबीसी एक्ट में क्या बोला गया है कि हम यार दोनों तरह के लोन्स के लिए पावर दे रहे हैं क्रेडिटर्स को. किस दोनों तरह के लोन्स? अनसिक्योर्ड लोन्स भी और सिक्योर्ड लोन्स भी. ठीक है, दोनों तरीके के लोन्स को रिकवर करने का हम पावर दे रहे हैं. अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. चल, सो आईबीसी 2016, सरफेसी 2002. सरफेसी बस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है और आईबीसी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है. चल, तो अभी आईबीसी प्रोसेस कब यूज किया जाता है? क्रेडिटर्स के द्वारा. ठीक है, जब क्रेडिटर्स का ना कोई लोन एनपीए हो जाता है तो क्रेडिटर्स ये आईबीसी का यूज करती है. क्यों यूज करती है? क्योंकि एनपीए से उनको अपना पैसा रिकवर करवाना है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, माल्या ने 2-3 बैंक का या फिर पर्टिकुलरली एक बैंक का 100 करोड़ नहीं चुकाया, दैट इज वो लोन एनपीए हो गया है. पर वो बैंक को तो अपना 100 करोड़ वापस चाहिए ना, तो कैसे लेगा? वो लेगा आईबीसी एक्ट 2016 के अंदर. आईबीसी एक्ट 2016 में प्रोसेस दी गई है. ये प्रोसेस को फॉलो करके बैंक अपना पैसा वापस ले सकती है माल्या जैसे बोरोवर से, जिसने अपना पैसा अपना लोन एनपीए करवा दिया है. चलो, सो उसने कितना करवाया? 100 करोड़ का एनपीए करवा दिया है फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो बैंक बोलेगी कि यार 100 करोड़ का तो उसने करवाया बट मुझे तो मेरे पैसे चाहिए. चलो, तो बैंक बोलेगी यार मुझे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, मुझे मेरे पैसे 330 दिन में वापस चाहिए ही चाहिए. ठीक है,
मुझे मेरा पैसा जल्दी से जल्दी वापस चाहिए। कितने दिन में? 330 दिन में। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, अपना जो एप्लीकेशन है वो फाइल करता है एनसीएलटी के पास, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। उसको बोलता है कि यार ये माल्या ने ना मेरा 100 करोड़ डुबाया है। ठीक है, तो एनसीएलटी देखता है कि यार ये जो बैंक हमारे पास एप्लीकेशन लेके आई है, ये सच चीज है या बैंक झूठ बोल रही है, ये चेक करने का काम आपके एनसीएलटी का है। अगर एनसीएलटी को पता चला कि यार ये जो बैंक है सीरियसली उनका जो एप्लीकेशन है वो सही है, तो एनसीएलटी बैंक को अप्रूवल दे देगी कि हाँ, आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो माल्या से अंडर द आईबीसी एक्ट। तो बैंक क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी 14 दिन में देखेगा कि यार ये जो बैंक ने एप्लीकेशन किया है ये सही एप्लीकेशन है या फिर बैंक फेक क्लेम्स कर रहे हैं। जब एनसीएलटी अप्रूवल दे देगा तभी जाके बैंक अपना पैसा रिकवर करवा सकता है अंडर द आईबीसी एक्ट ऑफ 2016। चलो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने एप्लीकेशन कर दी, तो बैंक क्या करेगा यार, बैंक जाएगा, पहले ये पढ़ लो, अंडर द कोड अ फाइनेंशियल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी फॉर इनिशिएटिंग द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। द एनसीएलटी मस्ट फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट विद इन 14 days हमने पढ़ लिया है। Thereafter, a committee of creditors consisting of financial creditors will be constituted for taking decisions regarding insolvency resolution. The committee of creditors will appoint a resolution professional. ठीक है, पहले तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है ये समझ लो। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है यार, अगर माल्या बोल रहा है कि मेरे पास, बैंक को बोल रहा है कि मेरे पास आपको पैसा देने, आपको आपका लोन चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि माल्या इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, माल्या बोलेगा कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है आपका लोन चुकाने के लिए। ठीक है, बैंक्रप्सी मतलब क्या, बैंक्रप्सी मतलब कोर्ट बोलती है, कोर्ट लीगलाइज करती है कि हाँ यार जो माल्या ने बोला है ना वो सही है, दैट इज माल्या के पास सच्ची में पैसा नहीं है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी इज ऑन अस, हम डिक्लेयर करते कि हम इंसॉल्वेंट है। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये बंदा जो बोल रहा है इंसॉल्वेंसी के बारे में, ये सीरियसली इंसॉल्वेंट है या नहीं है, इसके पास सीरियसली पैसा है या नहीं है बैंक को अपना लोन चुकाने के लिए। ठीक है, अगर कोर्ट बोल रहा है कि हाँ यार माल्या इंसॉल्वेंट है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बैंक्रप्सी। जब कोर्ट बोल रहा है कि माल्या इंसॉल्वेंट है, उसको हम बैंक्रप्सी बोलते हैं। बट जब माल्या बोल रहा है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, सो दैट इज इंसॉल्वेंट। बट जब कोर्ट बोल रहा है कि हाँ यार माल्या के पास पैसा नहीं है, दैट इज नोन एज बैंक्रप्सी। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। चलो, सो बैंक को बोला जाता है कि यार आप ना क्या करो, आप एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बिठाओ। तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन लोग होते हैं, ऐसे सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा माल्या ने डुबाया है। वो एक प्लान डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो एक प्लान जॉट आउट करते हैं। प्लान जॉट आउट खुद नहीं करते हैं, एक अलग से ब्रोकर वाली एजेंसी पकड़ लेते हैं, एक अलग से एजेंसी पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं कि यार आप हमारे लिए प्लान बना दो। ठीक है, आप हमारे लिए प्लान बना दो, क्योंकि हमें अपना पैसा वापस लेना है माल्या जैसे बोरोवर से। तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करती है, और ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, ये प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्लान क्या बनाते हैं यार, ये प्लान ऐसा बनाते हैं कि जो माल्या का लोन है वो रिकवर करवाया जा सके। ठीक है, वो क्या करवाया जा सके, रिकवर करवाया जा सके। ठीक है, वो रिजॉल्व करवाया जा सके लोन। रिजॉल्व करवाया जा सके मतलब क्या यार, बैंक को पता है कि माल्या ना पूरा हमारा 100 करोड़ दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बैंक बोलती है यार 100 करोड़ नहीं तो नहीं सही, बट मुझे 80 करोड़ तो मिलेगा, 70 करोड़ तो मिलेगा, 60 करोड़ तो मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा अमाउंट तो मिलेगा यार, मुझे वो तो दे दो। ठीक है, बैंक का ऐसा बोलना है।
तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बोलती है कि आप ऐसा प्लान बनाओ जहां से मुझे कुछ ना कुछ पैसा तो माल्या से आ जाना चाहिए, ठीक है। और माल्या अगर अभी नहीं दे रहा है फिर भी हमें चलेगा, ठीक है। माल्या को बोलो कि आप 10 साल में पैसा आपको लौटाना है ना, आप नहीं लौटा सकते ना, फिर भी हमें चलेगा, आप 20 साल में हमारा पैसा लौटा दो, बट हमें गारंटी तो दो कि आप हमें हमारा पैसा लौटा दोगे, ठीक है। तो कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है लोन एग्रीमेंट में ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। उसके ऊपर ये प्लान बना रहा है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक प्लान बना रहा है जिसके ऊपर से बैंक को अपना कुछ ना कुछ पैसा माल्या से मिल जाए, ठीक है। अभी माल्या यार वो कंडीशन में ही नहीं है पैसा देने के लिए, तो प्लान की क्या वैल्यू है, प्लान की तो कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर 330 दिन के अंदर जो भी रिजोल्यूशन प्लान बनाया है उसके अंदर से अगर बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिला तो एनसीएलटी बैंक को ऑर्डर दे देगी कि यार आपका जो भी पैसा है आप माल्या के जो भी एसेट्स है वो सेल कर दो, माल्या की जो भी कंपनी है, माल्या के जो भी घर है, माल्या की जो भी कार्स है वो आप सेल कर दो और आपका पैसा पूरा का पूरा आप वापस ले सकते हो। तो पहले क्या हो रहा है, 330 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्लान के हिसाब से पैसा वापस लेने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा, बैंकों के द्वारा। 330 दिन में अगर बैंकों को अपना पैसा नहीं मिल रहा है तो एनसीएलटी बैंकों को ऑर्डर दे देगा कि आप जो है माल्या के जो भी एसेट्स है उसको सेल कर दो और अपना आप पैसा वापस ले लो, ठीक है। तो कितने दिन के बाद, 330 दिन के बाद माल्या के जो एसेट्स है वो लिक्विडेट किए जाएंगे, लिक्विडेट किए जाएंगे मतलब उसको सेल किया जाएगा और बैंक अपना पैसा वो सेल करने के बाद अपना पैसा वापस ले लेगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अभी आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12(1) of the IBC Act of 2016, insolvency resolution shall be completed within 180 days, ठीक है, from the date of admission of the application to initiate such a process. The adjudication authority may grant one time extension of 90 days. The maximum time allowed is 330 days, ठीक है। तो ये जो लोग प्लान बना रहे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स ने बोला यार किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि आप एक प्लान बनाओ। तो वो प्लान के अंदर पहले बैंक जो है देखेगा कि 180 दिन के अंदर उनको पैसा वापस मिल रहा है क्या, ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है ना, ठीक है, कौन सी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, एनसीएलटी हो गया और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हो गया, ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी, ये जो कोर्ट्स जैसा ही काम करते हैं, ये सिमिलर, ठीक है। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी और 90 डेज का क्या कर देंगे उनको, एक्सटेंशन दे देंगे कि आपका अगर 180 दिन में पैसा वापस नहीं आए तो आप 90 डेज का और एक एक्सटेंशन ले लो, पर उसमें देखो कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए, ठीक है। बट मैक्सिमम कितना अलाउ किया है उनको, 330 दिन, 330 दिन में उनको अपना पैसा प्लान के हिसाब से वापस आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो माल्या के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ लो, समझ जाएगा। The IBC also provides for a time-bound process for resolution within a maximum timeline of 330 days for the entire process. If the resolution cannot be reached within this time frame, the company is liquidated and its assets are sold off to repay its creditors. Very simple. This we have studied. So now there are 4 pillars of IBC. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बात किया है हमने, ऐसे लोग जो प्लान बनाते हैं ताकि क्रेडिटर्स को अपना पैसा वापस मिल जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब क्या यार, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बैंक्स अपने क्रेडिटर्स अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। यार सपोज एसबीआई ने माल्या को लोन दिया है, तो माल्या को कितना लोन दिया है वो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है एसबीआई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास स्टोर करके रखते हैं। तो लेंडर अपना सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोन्स जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास स्टोर करके रखते हैं।
तो कितने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है हमारे पास इंडिया में? बस एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, जिसका नाम है NESL। एडजुडिकेशन मैंने बताया था आपको, NCLT है। NCLT क्या देखता है? इंसॉल्वेंसी के ऊपर देखता है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या देखता है? बैंक्रप्सी केसेस देखता है। क्या देखता है? बैंक्रप्सी केसेस देखता है। ठीक है, तो एपेलेट अथॉरिटीज कौन से? NCLAT और डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, फर्स्ट इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो दोनों में से कोई भी नाखुश है NCLT के डिसीजन से। दोनों में से मतलब कौन? अगर क्रेडिटर नाखुश है या फिर डेटर नाखुश है ये NCLT या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के कोई भी डिसीजन से, तो वो ये डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं ऊपर वाले कोर्ट में। कौन सा ऊपर वाला कोर्ट है यार? ऊपर वाला कोर्ट है NCLAT। इंसॉल्वेंसी के लिए ऊपर वाला कोर्ट है NCLAT। बैंक्रप्सी के लिए ऊपर वाला कोर्ट है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये IBC एक्ट 2016 को रेगुलेट कौन करता है? इसमें पॉलिसीज बनाने का काम किसका होता है? ये 330 दिन की जो पॉलिसी बनाई है, ये किसने बनाई है? दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBC एक्ट 2016 का रेगुलेटर है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी मतलब समझ गया है, बैंक्रप्सी मतलब आपको समझ गया है। नहीं समझा होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। चलो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये न्यूज है यार। गो एयर जो है ना, उन्होंने बैंकों का पैसा डुबा दिया है। कौन से बैंकों का पैसा डुबा दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक। तो गो एयर के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन हुए? बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक। डेटर कौन हो गया यहाँ पे? ऑब्वियसली गो एयर, क्योंकि उसने लोन लिया है। ठीक है, तो हमें पता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या करते हैं? एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पकड़ते हैं। वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलते हैं कि आप ना मेरे लिए कुछ प्लान बना के दो ताकि हम अपना पैसा रिकवर कर सके। ठीक है, तो प्लान तो बनाया था 180 दिन का, बट 180 दिन में ना बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिला। तो आपको पता है एडिशनल कितने दिन की मोहलत दी जाती है? उसके बाद 90 डेज की मोहलत दी जाती है। तो 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया है NCLT ने ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, 90 डेज कब से चालू हो रहे हैं यार? उनके 90 डेज चालू हो रहे हैं नवंबर 6 से लेके February 4 तक। तो February 4 तक उनको अपना पैसा रिकवर करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी, उनको अपना पैसा रिकवर करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन प्लान। अगर नहीं हो रहा है तो गो एयर के एसेट सेल किए जाएंगे और ये बैंक्स अपना पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, यही चीजें आपको नीचे दी हुई है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर, मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको। चलो, नेक्स्ट क्या है यार? एक नाइट फ्रैंक ग्लोबल हेल्थ केयर। नाइट फ्रैंक क्या है? रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है। तो इन्होंने अपना अभी रिपोर्ट निकाला था। वहां पे उन्होंने बोला यार इंडिया की पॉपुलेशन ना 1.42 बिलियन है, बट इतनी पॉपुलेशन तो है उनके पास, बट उनके पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उनके पास बेड्स नहीं है। ठीक है, बेड्स नहीं है तो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो WHO बोलता है कि यार इंडिया में ना 2.4 मिलियन बेड्स का डेफिसिट है। ठीक है, अभी इतने 2.4 मिलियन बेड्स अगर लगाने हैं पूरे इंडिया में, तो नाइट फ्रैंक बोलता है कि 2 बिलियन स्क्वायर फीट हेल्थ केयर स्पेस चाहिए होगा। अगर 2 बिलियन स्क्वायर फीट अगर हेल्थ केयर स्पेस है तो ही जाके ये 2.4 मिलियन बेड्स लगाए जा सकते हैं पूरे इंडिया में। आई होप क्लियर है। तो इंडिया का बेड टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है? ठीक है, इंडिया का बेड टू पॉपुलेशन रेशियो है बस 1.3 पर 1000। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन के अगेंस्ट में ना इंडिया में बस 1.3 बेड्स है, विच इज वेरी लो। ठीक है, अगर कोविड जैसी सिचुएशन आई तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है, कैसे लोगों को ठीक करेगा? लोगों को ठीक कर ही नहीं सकता क्योंकि बेड्स ही नहीं है हॉस्पिटल्स में। ठीक है,
तो इसलिए WHO बोलता है कि हर कंट्री में मिनिमम 3 बेड्स तो चाहिए ही चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी कंट्रीज में कितना है? 13 है पर 1000 इन जापान, चाइना में 4.3 है पर 1000। ठीक है, और ये बाकी के कुछ फिगर्स है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस सबसे ज्यादा कहां पे है वो याद रख लो, दैट इज 13 इन जापान। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया L&T फाइनेंस के साथ। ठीक है, L&T फाइनेंस को कितना पैसा देने वाले हैं पार्टनरशिप में? $125 मिलियन। ठीक है, तो ये $125 मिलियन L&T क्या करेगा यार? L&T क्या करेगा? पैसा देगा, आगे लोन देगा। किसको लोन देगा? विमेन बोरोवर्स को लोन देगा। उनको किस लिए लोन देगा? किसी भी चक्कर के लिए लोन दे देगा यार। उनको अगर गोल्ड के लिए लोन चाहिए, गोल्ड के लिए लोन दे देगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर लोन चाहिए, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको अगर लोन चाहिए, उनको लोन दे देगा। विमेन की कोई कंपनी है, उनको लोन चाहिए, उनको लोन दे देगा। सो सारे के सारे विमेन बोरोवर्स को ही लोन दिया जाएगा अंडर दिस एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस $125 मिलियन। बट कौन से विमेन को लोन दिया जाएगा? रूरल एरियाज में जो विमेन रह रहे हैं और पेरी अर्बन एरियाज में जो विमेन रह रहे हैं। पेरी अर्बन एरियाज, छोटे छोटे अर्बन एरियाज में जो विमेन रह रहे हैं, उन्हीं को ये लोन दिया जाएगा। L&T फाइनेंस डॉलर में थोड़ी ना लोन देगा यार, उनको डॉलर से पैसा मिला है, $125 मिलियन मिला है, वो कन्वर्ट कर लेगा ना, ये डॉलर को कन्वर्ट कर लेगा इंडियन रुपीस में, और इंडियन रुपीस में ही लोन दिया जाएगा विमेन बोरोवर्स को। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हुई है यार? 19 छोड़ दो, 19 याद मत रखो, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 95% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 19th दैट इज 20th सेंचुरी में ही आई हुई है। ठीक है, so 1901, 1950, 1960 is nothing but the 20th century। तो ये 20th सेंचुरी में ही आई है, तो 19 याद मत रखो। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब आई है? 66 में आई है। मेंबर कंट्रीज कितने यार एशियन डेवलपमेंट बैंक के? 66 प्लस 2 दैट इज 68 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, सो 66 प्लस 2 आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स का है मंडोलियोंग सिटी, दैट इज इन मनीला, फिलीपाइंस। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगो असाकावा, जो कि 10th प्रेसिडेंट है। इंडिया डायरेक्टर कौन है? तकियो कोनिशी। इंडिया डायरेक्टर का काम क्या था? पिछले हमने 3-4 दिन के लेक्चर पहले बता दिया है आपको। तकियो कोनिशी इंडिया डायरेक्टर है। चलो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री विल मीट CEOs ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों मिल रहे हैं? एक बार पढ़ लो आप। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ना CEO से मिल रहे पब्लिक सेक्टर बैंक के। उनको क्या बोल रहे हैं? उनको ये बोल रहे हैं कि यार आपके जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है ना, वो स्ट्रिंजेंट करो। आपके जो डिजिटल सिस्टम्स है ना, जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, जो आपके वेबसाइट्स है, उनको ना आप स्ट्रिंजेंट करो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स मतलब क्या है? जैसे लोगों को बताना कि आप ना, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पिन डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है, और जो भी ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, सेंसिटिव डेटा होता है ना, ये किसी के साथ भी शेयर मत करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, और क्या होता है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में कि यार आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको आप अच्छा खासा स्ट्रेंथन करो। उसमें आप ऐसी टेक्नोलॉजी लगाओ कि अगर वो टेक्नोलॉजी से कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन साइबर अटैकर्स के हाथ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? ऐसा आप डिजिटल टेक्नोलॉजी अप्लाई करो आपके प्लेटफॉर्म्स में कि आपका जो भी डेटा है, जो भी फाइनेंशियल डेटा है, जो भी पर्सनल डेटा है कंज्यूमर्स का, वो किसी भी साइबर अटैकर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये चीज बोलने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री CEOs को मिल रही है। यूको बैंक में रिसेंटली फ्रॉड हुआ था। किस तरह का फ्रॉड हुआ था यार? IMPS का फ्रॉड हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था? यूको बैंक के कुछ अकाउंट होल्डर्स है, यूको बैंक के कुछ अकाउंट होल्डर्स को के अकाउंट में 820 करोड़ क्रेडिट हुए थे, बिना कुछ बैंक ने किए हुए। ठीक है, और बिना कुछ कस्टमर ने किए हुए।
तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली, पता नहीं कैसे, ठीक है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली 820 करोड़ क्रेडिट हुए थे अलग अलग अकाउंट होल्डर्स के, इसमें यूको बैंक के। क्यों? क्योंकि यार कुछ तो आईएमपीएस में फ्रॉड हुआ था। क्या एग्जैक्टली फ्रॉड है नहीं पता, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आईएमपीएस का फ्रॉड था। चलो, सो कितने का फ्रॉड था यार? 820 करोड़ का फ्रॉड था। अभी यार ये गलती से बैंक अकाउंट में, कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में ये पैसा गया है, तो ये कस्टमर का थोड़ी ना पैसा है। तो यूको बैंक क्या करेगी? यूको बैंक 820 करोड़ को पूरा का पूरा रिकवर करने की कोशिश करेगी, अपने खुद के पास लेने की कोशिश करेगी। चलो, तो यूको बैंक ने तो कोशिश की है यार, बट यूको बैंक को पूरा का पूरा 100% सक्सेस नहीं मिला है। उनको कितना सक्सेस मिला है? बस वो लोग 649 करोड़ को रिकवर कर पाए हैं, और बाकी पैसा लोगों के अकाउंट में ही है अभी भी, ठीक है। तो 79% ही उन्होंने रिकवर किया है अब तक, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आगे और कैसा पैसा, बाकी पैसा कैसा रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है सीबीआई के पास, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ। वो देख रहे हैं कि यार ये एग्जैक्टली फ्रॉड क्या था, ठीक है। वो अगर उनकी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्रॉड क्या हुआ था। आरबीआई भी बोल रहा है यार सारे बैंक्स को कि आपको ना आपका साइबर सिक्योरिटी जो मेजर्स है वो अच्छे लेने चाहिए। आपको आपके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉड्स नहीं हो सके, ठीक है। ये चीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोली है हर एक बैंक को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को ये भी बोला है कि बोर्ड अप्रूव्ड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली रहेगी ही रहेगी यार। कोई पीओ है, कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर है एसबीआई का, वो अगर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है तो उसकी पॉलिसी अगर उसका जस्ट मैनेजर, जो उसका चीफ जनरल मैनेजर है, वो अप्रूव करने से थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग बैठे हुए होते हैं ना, जैसे एमडीज हो गए, डेप्यूटी एमडीज हो गए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए, उनको ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव करना पड़ेगा। ये चीज आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड्स को बोल दी है। यूको बैंक के सीईओ कौन है यार? अश्विनी कुमार। हेडक्वार्टर्स का है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। टैगलाइन क्या है? ऑनर योर ट्रस्ट। I hope it is very clear. I told you the difference between IMPS, NEFT and RTGS in my last lecture. ठीक है, you go through that. It's very very important from an objective point of view for any of the banking examination. Also, an objective point of view for any of the regulatory body examination, whether it be a phase 1 or a phase 2. What is the target of RBI for CBDC retail transactions per day? आरबीआई ने टारगेट किया है कि यार 2023 तक ना हर एक दिन में 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। किस तरह के ट्रांजैक्शंस यार? सीबीडीसी के रिटेल ट्रांजैक्शंस, हम जैसे लोगों के तरफ से 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। चलो, सो ये जो पायलट है सीबीडीसी का कब लॉन्च हुआ था, और रिटेल होलसेल पायलट और रिटेल पायलट कब लॉन्च हुआ था? इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा रट्टा कि एक चीज नवंबर में आई थी, एक चीज दिसंबर में आई थी, एक चीज नवंबर 2022 में आई थी, एक चीज दिसंबर 2022 में आई थी, पर पहली कौन सी चीज आई थी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यार राहुल है, राहुल के घर के पास एक किराना शॉप है, ठीक है। अभी वो किराना शॉप में जो गुड्स आते हैं वो कैसे आते हैं? वो उसको कौन देता है गुड्स? होलसेलर देता है, दैट इज कोई डिस्ट्रीब्यूटर देता है, ठीक है। तो ये जो किराना शॉप के पास ये गुड्स आ रहे, कौन उसको दे रहा है? होलसेलर दे रहा है। होलसेलर ने जब ये किराना शॉप वाले को गुड्स दिए, तभी जाके राहुल को ये गुड्स मिल पा रहे हैं ये किराना शॉप वाले से। सो किराना शॉप इज अ रिटेलर, जिसको गुड्स आ रहे हैं दैट इज होलसेलर, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है? होलसेलर गुड्स भेज रहा है रिटेलर को, ठीक है। सो पहले होलसेल सीबीडीसी आना चाहिए। होलसेल सीबीडीसी कब था? नवंबर में था। रिटेल सीबीडीसी ऑब्वियसली उसके 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि यार पहले होलसेल वाला गुड्स दे रहा है ना रिटेलर को, और रिटेलर बाद में कस्टमर को लोन दे रहा है। कस्टमर को बाद में
कुछ बिस्किट दे रहा है, ठीक है। सो रिटेलर किराना दुकान, किराना दुकान वाले को बॉर्बन बिस्किट मिला है होलसेलर से, और जब किराने दुकान वाले को ये बॉर्बन बिस्किट मिला है तब जाके राहुल ने उससे परचेज किया है। सो होलसेल आया था नवंबर में, दैट इज होलसेल पहले आया था, उसके बाद रिटेल वाला आ गया, दैट इज इन दिसंबर। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना अक्टूबर में बोला था कि यार हमें सीबीडीसी लॉन्च करना है होलसेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। यार होलसेलर्स कौन है यार यहाँ पे? बैंक्स अपने होलसेलर्स है। क्यों बैंक्स को क्यों होलसेल हम बोलेंगे, और बैंक्स होलसेल सीबीडीसी का यूज क्यों करेंगे, ठीक है। अगर एक होलसेलर और होलसेलर एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को अगर बॉर्बन बिस्किट बेच रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? वो होलसेलर ही तो कहलाएंगे, ठीक है। तो एक बैंक्स दूसरे बैंक्स को अगर कुछ उनके बीच में ट्रांजैक्शन होने वाला है तो वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा यार? होलसेल ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि दोनों बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। सो होलसेल सीबीडीसी का पायलट लॉन्च करने की बात की थी फॉर द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, ठीक है। जब बैंक्स अगर अगर कस्टमर के साथ डील करेगा सीबीडीसी को लेके, तो वो किस सीबीडीसी के साथ डील करेगा यार? ऑब्वियसली रिटेल सीबीडीसी के साथ डील करेगा, ठीक है। बट बैंक जब दूसरे बैंक के साथ डील कर रहा है तब होलसेल सीबीडीसी को डील करेगा। क्लियर है? याद रख सकते हो हमेशा के लिए। चलो, कॉल मनी मार्केट मतलब क्या यार? ठीक है, मनी मार्केट मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रेड हो रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर। ऐसा मार्केट जहां पे जो सिक्योरिटीज है जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, उस मार्केट को हम मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए यार? कैश मैनेजमेंट बिल्स, commercial papers, commercial bills, treasury bills, certificate of deposits, and so on and so forth, ठीक है। ये कुछ आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स कौन सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स? जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर की है। कैपिटल मार्केट्स, यार ऐसे सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर होता है उनको हम कैपिटल मार्केट्स बोलते हैं। चलिए, सो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। आई होप क्लियर है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट हम किसी और दिन डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बिकॉज वो फाइनेंस का टॉपिक है और मेरा ये लेक्चर का मोटो है कि आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करवाना है। चलो, तो कॉल मनी का मतलब हम समझते हैं। एक बैंक अगर दूसरे बैंक से लोन ले रहा है फॉर अ 1 डे, दैट वुड बी नोन एज कॉल मनी मार्केट, ठीक है। एसबीआई अगर लोन ले रहा है एचडीएफसी से फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 डे, दैट इज नोन एज कॉल मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट, एसबीआई अगर एचडीएफसी से लोन ले रहा है फॉर अ मैच्योरिटी ऑफ 2 days to 14 days, then that would be termed under notice money market. एसबीआई अगर एचडीएफसी से लोन ले रहा है फॉर मोर देन 15 days to less than 1 year, then that would be termed as a term money market. एक दिन कॉल मनी मार्केट, 2 से 14 दिन नोटिस मनी मार्केट, 15 से लेस देन 1 year is known as your term money market. I hope clear है। चल, यूनिसेफ ने कुछ बोला है यार कि चिल्ड्रंस के लिए ना सबसे डेंजरस प्लेस कौन सी है? गाजा। कौन सी है? गाजा पट्टी, याद रखिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड नहीं है, याद रखिए। पहले था चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, राइट नाउ इट इज चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए। फाउंड कब हुई है? 1919 को तो याद ही नहीं रखना है, कब याद फॉर्म हुई है? 46 में फॉर्म हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल, ठीक है। ऐसे सवाल हमें देखने के लिए मिले थे रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 एग्जामिनेशन में। वहां पे पूछा था कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कब स्टैब्लिश्ड हुआ है?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो पूछा गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी पूछा गया था। सो ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये चीज एक बार पढ़ लो, इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है, बट थोड़ा और मैं आपको इसमें आइडिया दे देता हूं। ठीक है यार, तो यहाँ पे क्या बोला है ना, कल कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि आप ना एक रिस्पॉन्सिबल मैनर से लेंडिंग किया करें। ठीक है, हमें पता है आपके पास लोन की बहुत डिमांड आ रही है, बट आप किसी को भी लोन नहीं दे सकते हो ना। आपको उन आपको एक उनका बोरोइंग हिस्ट्री देखना पड़ेगा, उनकी सैलरी देखना पड़ेगा, उनकी लोन रिपेइंग कैपेबिलिटी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप अच्छे से देखो, फिर ही जाके लोगों को आप लोन दे दो। ठीक है, और आपको यार बस एग्जाम्पल फार्मर सेगमेंट से ही बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, आपके पास जो भी पैसा है फार्मर्स को ही लोन में दे दोगे, ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी बैंक्स नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। ठीक है, कोई भी एनबीएफसी नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। ठीक है, क्यों गाइडलाइन दी होगी यार, सोचो, एक XYZ बैंक है, उसने अपना पूरा का पूरा, उसके पास 100 करोड़ है, उसने 100 करोड़ ना पूरा का पूरा फार्मर को दे दिया। ठीक है, और उस साल बारिश ही नहीं आई, बारिश नहीं आई तो फार्मर के क्रॉप्स नहीं उगेंगे, अगर फार्मर के क्रॉप्स नहीं उग रहे हैं तो उसको सेल करने के पास उसके पास क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो वो पैसा बना पाएगा क्या, पैसा नहीं बना पाएगा। अगर पैसा नहीं बना पा रहा है तो बैंक को रीपे कर पाएगा क्या, बैंक को रीपे भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी रिस्क है। तो इसलिए आरबीआई बोलता है कि आप ना पूरा का पूरा पैसा एक सेगमेंट ऑफ बोरोवर्स के लिए मत दो। क्यों, क्योंकि अगर इस केस में अगर फार्मर डूब गए, फार्मर का पूरा क्रॉप्स अगर डूब गया, उस केस में बैंक भी डूब जाएंगे, बैंक भी डूब जाएंगे, 100 करोड़ भी बैंक के डूब जाएंगे। तो इसके लिए हमने रिसेंटली गाइडलाइन पढ़ी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पढ़ी थी कि रिस्क वेट के बारे में। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने ना एग्जाम्पल के तौर पे जो भी एग्जैक्ट फिगर से हमने रिस्क वेट के पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो मान के चलो यार, एक फार्मर लोन है ना, वो बहुत रिस्की है। ठीक है, आपको पता ही है फार्मर का लोन बहुत ज्यादा रिस्की है। तो फार्मर को दिया है एसबीआई ने पैसा एग्जाम्पल के तौर पे 20 करोड़ रुपया। तो 20 करोड़ रुपया तो एसबीआई का बहुत रिस्की है क्योंकि उन्होंने फार्मर को लोन दिया है। चलो, तो आरबीआई ने बोला है कि जो भी ये रिस्की पैसा आपने दिया है ना, कितना 20 करोड़ का, तो ये 20 करोड़ के अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा साइड में भी निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसबीआई बोलता है हाँ हाँ आरबीआई आपकी बात भी सही है। क्यों, क्यों इनकी बात सही है, क्योंकि अगर फार्मर्स ने 20 करोड़ डुबा दिए तो एसबीआई के पास कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए ना डिपॉजिटर्स को वापस लौटाने के लिए। ठीक है, अगर वो डिपॉजिटर्स को पैसा ही वापस नहीं लौटाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक डूब जाएगी। ठीक है, बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। बैंक रन क्या होता है मैं बताता हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यार अगर फार्मर को एसबीआई ने लोन दिया है 20 करोड़ का, 20 करोड़ इज अ वेरी हाई रिस्क।
ठीक है, तो आरबीआई बोल रहा है 20 करोड़ आपने दिया है ना, 20 करोड़ आप साइड में निकाल के रखो बफर में, और ये जो 20 करोड़ आप साइड में निकाल के रख रहे हो ना, इसका आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बस ये आपको साइड में निकाल के रखने हैं। ठीक है, तो क्यों बोला है? क्योंकि यार अगर फार्मर का 20 करोड़ डूब भी जाएगा, तो फार्मर ने अगर 20 करोड़ डुबा भी दिए एसबीआई के, तो एसबीआई के पास फिर भी इतना पैसा होना चाहिए कि अगर उनके डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस लेने आ रहे हैं, तो एसबीआई के पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एसबीआई का अगर 20 करोड़ फार्मर ने डुबाया, तो एसबीआई को फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा यार? उनका हार्ड अर्न मनी, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है? बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा दे पा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रखने के लिए, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सेफ रखने के लिए आरबीआई ने ये कदम लिया हुआ है कि उनको बोला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क वेट रखना है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय 100% ऑफ रिस्क वेट ऑन फार्मर लोन्स? ठीक है, फार्मर लोन्स, फार्मर को दिया है 20 करोड़, तो 20 करोड़ के अगेंस्ट में 20 करोड़ पूरा का पूरा साइड में रखना पड़ेगा। किसको? बैंक को। 50% ऑफ रिस्क वेट ऑन फार्मर लोन, मतलब क्या? फार्मर लोन है 100 करोड़, तो एसबीआई रखेगी कितना पैसा साइड में? 50 करोड़ साइड में रखेगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ 50% ऑफ रिस्क वेट। चलो, रिस्क वेट क्या होता है वो मैंने डिटेल में आपको बहुत अच्छे से बताया है। बैंक रन क्या होता है? बैंक रन मतलब ऐसी सिचुएशन यार, जहां पे एक ही टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द बोरोवर्स बैंक के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपना पैसा वापस लेने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि डिपॉजिटर्स के दिमाग में कुछ पैनिक रहता है, उनको लगता है कि यार हमारी बैंक अभी डूबने वाली है, तो उस सिचुएशन में लोग चले जाते हैं बैंक के पास कि आप हमें ना हमारा पैसा वापस लौटा दो। बैंक रन ऐसी सिचुएशन जब एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा डिपॉजिटर्स बैंक के पास जा रहे हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को रोकने के लिए आरबीआई रिस्क वेट बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बैंक्स की स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए और डिपॉजिटर को अपना पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए आरबीआई रिस्क वेट्स बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी एक बात समझो कि बैंक ने ना कुछ पैसा साइड में निकाल के रखा है। अपने केस में कितना यार? 20 करोड़ उसने साइड में निकाल के रखा है, तो 20 करोड़ का तो नुकसान है ना बैंक का। क्यों? क्योंकि ये 20 करोड़ अगर किसी को लोन नहीं दे पा रहा है वो, तो अगर लोन नहीं दे पा रहे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट कमाएगा क्या? कुछ नहीं कमाएगा। तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा? बैंक जो एग्जिस्टिंग लोन्स है या फिर जो नए लोन्स दिए जा रहे हैं उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। ठीक है, तो आरबीआई के ये स्टेप के वजह से बैंक क्या कर रहा है? अपना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट करना है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। कूल। So this had analyzed estimating the capital cost on banks alone going up by at least 84,000 करोड़। तो ये स्टेप के वजह से अगर एक्चुअल हम फिगर्स देखें तो बैंक्स को साइड में कितना पैसा निकाल के रखना पड़ रहा है? 84,000 करोड़। तो 84,000 करोड़ उन्होंने साइड में निकाल के रखा है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर देम। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा ले रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन्स पे और नए लोन्स पे, क्योंकि उनका प्रॉफिट और उनका रेवेन्यू बना रहना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, बहुत क्लियर, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। एक बार ये चीज आप पढ़ भी सकते हो, और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको तुरंत आज लेक्चर के बाद दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट G7 नेशंस। यार G7 नेशंस पे कुछ बात आई थी, वो कौन सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। G7 पे क्या आई थी यार? G7 में ना कौन कौन से कंट्रीज होते हैं? यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। ठीक है, क्या कैसे रख सकते हो? ठीक है, G7 कंट्रीज ऐसे मान के चलो, यहाँ पे सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज रहेंगे। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज हमने रिसेंटली बात किया था, कौन से डेवलप्ड इकोनॉमीज है? इंडिया कौन से दो इकोनॉमीज को पीछे छोड़ने वाला है? इंडिया छोड़ने वाला है जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाला है। ठीक है,
दो नाम तो याद रहेंगे। और उसके ऊपर वाले कौन से दो इकोनॉमी यार? यूएसए, ऑब्वियसली यूएसए सबसे बड़ा इकोनॉमी है। उसके बाद सबसे बड़ा डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सा है? यूके। ठीक है, वो भी याद रहेगा, यूएसए, यूके, जर्मनी और जापान, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, अभी बाकी तीन को कैसे याद रखना है यार? यूएसए का नेबर कौन है? कनाडा। कनाडा इज ऑल्सो डेवलप्ड इकोनॉमी, सो इट इज अ पार्ट ऑफ G7 नेशन। मैक्सिको की बात नहीं करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मैक्सिको के पास इतना पैसा नहीं है, मैक्सिको इतना डेवलप नहीं है। तो याद रखो यूएसए के दो मेजर नेबर्स है, एक तो कनाडा और एक तो मैक्सिको। मैक्सिको G7 का पार्ट नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट सो डेवलप्ड इकोनॉमी, बट कनाडा इज। ठीक है, सो उसके बाद दो कैसे याद रखना है आपको? फ्रांस याद रखना है आपको और इटली याद रखना है। ठीक है, यूएसए यूके दो टॉप है, उसके बाद आपके जर्मनी और जापान आते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएसए का एक नेबर आ गया जिसका नाम है कनाडा, और दो चीजें आपको याद रखनी है। वो दो चीजें कौन सी है? फ्रांस और इटली, याद रह जाएगी। ठीक है, अभी और एक डेटा मेंशन किया था कि इंडिया ना सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ग्लोबली। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ग्लोबली। फर्स्ट कौन है वो एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, दैट्स एन होमवर्क फॉर यू। सो एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, कल तक हम जो पढ़ रहे थे ना, बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर के हम बारे में बात कर रहे थे। बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर पे इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड। पहला कौन है यार? यूएसए। सेकंड कौन है? चाइना। कैसे याद रखना है इसको, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड थर्ड कौन है? इंडिया। फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। बट अगर हम ऑयल इंपोर्टर की बात कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। If you like the lecture, if you like my delivery, if you understand the concepts, if you like the content, do let me know in the comments section. Your comments are much more valuable to me as I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan 2023. My YouTube channel name is Rahul Kopulwar. You can follow me there also. Thank you so much. And here is the quote for you: either you run the day or the day runs you. ठीक है, so the choice is yours. So the choice is yours. देखो आपको क्या करना है, आपको आपका दिन चलाना है या फिर दिन आपको चलाएगा, ये आपके हाथ में है. So that's why make a proper plan for a day. ठीक है, एक प्रॉपर प्लान बनाइए और देखिए कि आपको दिन में क्या क्या चीजें करनी है, और एट द एंड ऑफ द डे देखिए कि आपको जो चीजें करनी थी वो आपने की है या नहीं की है, और आपको पता चला है कि आपने ना वो जो जो भी चीजें करनी थी उसमें से कुछ चीजें नहीं की है। आइडेंटिफाई करो कि आप वो चीज क्यों नहीं कर पाए हो, आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे हुआ है, और वो आप एक बार चीज आइडेंटिफाई कर लोगे तो दूसरे दिन वो गलती को दोहराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो. ठीक है, I hope it is crystal clear. Everything is crystal clear. If you like the content, if you like my lecture, do let me know in the comment section because your comments are much more valuable to me. Thank you so much. My name is Rahul Kopulwar. Hope to see you tomorrow.